28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट पर मैसिव एयर स्ट्राइक शुरू किया और इसके जवाब में भी ईरान चुप नहीं बैठा, बल्कि मिसाइल एंड ड्रोन के अटैक से पूरा मिडिल ईस्ट को हिला दिया। यूएस बेसेस, इजराइल के कई शहर एंड गल्फ देशों की ऑयल फैसिलिटी, सारी चीजें इनके चपेट में आ गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये युद्ध अचानक शुरू हुआ या फिर इसके पीछे कई दशकों की स्टोरी छिपी हुई है? तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे इस दुश्मनी की जड़ें, पावर पॉलिटिक्स एंड प्रॉक्सी वार, और ये भी जानेंगे आखिर इस युद्ध का क्या भविष्य है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज ईरान एंड इजराइल एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन पहला ऐसे कुछ नहीं था। जब 1948 में जब इजराइल जो है एक नया देश बना, तो कई मिडिल ईस्ट के देश जो है इसको दुश्मन मानने लगे। लेकिन वहीं ईरान जो है इजराइल के साथ एक डिप्लोमेसी रिलेशन बना के रखा। दोनों के बीच में ट्रेडिंग, शेयरिंग, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी कॉपरेशन चलते रहा। एंड सच ये भी था कि उस दौर में ये दोनों की एक कॉमन एनिमी थी, जिसका नाम था अरब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। लेकिन ये स्टेबिलिटी ज्यादा लंबे तक नहीं रही, क्योंकि ईरान के अंदर कुछ एक ऐसी क्रांति आने वाली थी जो सब कुछ बदल देगी। एंड फिर आता है 1979, जहां ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू किया, जहां अयातोला खोमेनी के नेतृत्व में मोनार्की को खत्म कर दिया गया और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और इसी बदलाव के साथ ईरान की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह बदल गई, जहां नई सरकार ने इजराइल को इलीगल स्टेट घोषित कर दिया। यूएस को ग्रेट सनातन भी कहा। पश्चिमी देशों के लिए खुल के विरोध भी शुरू कर दिया। यहीं से बात जो है सीरियस हो जाती है। एंड उसी साल ईरानियन स्टूडेंट ने तेहरान में यूएस एम्बेसी पे कब्जा कर लिया, जहां 444 दिनों तक अमेरिकन डिप्लोमेट्स को होस्टेज बना के रखा। एंड फिर यहीं से यूएस एंड ईरान के बीच दुश्मनी स्टार्ट हुई, जो आज तक जारी है। एंड फिर यहीं से ईरान ने लड़ाई के बजाय एक राजनीति बनाई, जिसका नाम था द प्रॉक्सी वार। फिर 1980 के दशक के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया, जिसमें शामिल थे हेजबोला, हामस, हौतीस, इराकी शिया मिलिटेंट्स। एंड इस संगठनों को ट्रेनिंग, फंडिंग, वेपन्स मिलने का आरोप भी लग रहा था। और इजराइल का यह भी कहना था यही ग्रुप जो है इनके खिलाफ अटैक करते हैं। एंड फिर यहीं से शुरुआत होता है एक लंबा छुपा हुआ युद्ध। और ये जो युद्ध है सिर्फ जमीन पे नहीं थी, बल्कि पर्दे के पीछे भी खेली जा रही थी, जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद एंड अमेरिका की सीआई इस शैडो वॉर की सबसे बड़ी खिलाड़ी थी। ये एजेंसी सैटेलाइट, साइबर सर्विलेंस, ह्यूमन स्पाई, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके दुश्मनों की हर एक्टिविटी पे नजर रखती थी। और इससे मिली इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता था एयर स्ट्राइक प्लानिंग में, मिसाइल टारगेटिंग में एंड कन्वर्ट ऑपरेशन में। यानी असली खेल जो है सिर्फ मिसाइल का नहीं था, बल्कि इंफॉर्मेशन का भी था। और अब आता है इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। और 2000 दशक के बाद ये जो है ग्लोबल कंसर्न बन गया, जहां यूएस एंड इजराइल का मानना था कि ईरान जो है चुपके से न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये न्यूक्लियर पावर बन जाता तो इजराइल का सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती एंड मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर रेस स्टार्ट हो जाती। एंड इसी डर के कारण ईरान के ऊपर स्ट्रॉन्ग सैंक्शन लगाए गए। लेकिन यहां से एक असली टर्निंग पॉइंट आता है, जहां 2015 में एक हिस्टोरिकल डील साइन किया गया, जिसका नाम था JCPOA। इस डील के तहत ईरान जो है न्यूक्लियर पावर सीमित करने पे सहमति दिखाई एंड सैंक्शन हटाने का भी वादा किया। और इस समझौता में कई देश शामिल थे, जैसे यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ये सारे कंट्री। एंड ऐसा लगा कि कुछ समय तक टेंशन जो है खत्म हो चुका है, लेकिन ये शांति जो है ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। एंड फिर यही एंट्री होती है ट्रम्प एरा की। एंड 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये डील से निकलने का फैसला किया। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. उनका ये मानना था कि ईरान जो है चुपके से न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चला रहा है। एंड इसके बाद ईरान पे फिर से सैंक्शन लगा दिया गया, जिसके कारण टेंशन जो है और बढ़ गई। फिर 2020 में एक बड़ा झटका लगा। यूएस ने ईरान के टॉप जनरल क्वासम सोलेमानी को एयर स्ट्राइक से मार दिया।
एंड यहीं से कॉन्फ्लिक्ट खुलकर सामने आने लगा। The Pentagon confirmed the U.S. military carried out the attack. Qasem Soleimani was one of the most powerful figures in the Middle East and had been the top military man in Iran for more than 20 years. This attack comes after Iranian-backed groups breached the U.S. embassy in Baghdad just 2 days ago. We now turn to ABC's Kara Phillips, who's with President Trump in West Palm Beach, Florida. एंड फिर आता है 2025 का ईरान एंड इजराइल का वॉर, जहां ये जो वॉर है एक टेंशन में बदल गया, जहां इजराइल जो है ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। वहां ईरान भी चुप नहीं बैठा, बल्कि मिसाइल से अटैक किया। फिर ये दोनों के बीच 12 दिनों तक डायरेक्ट वॉर चलता रहा एंड फिर यूएस भी इसमें शामिल हो गए। हालांकि सीज फायर थी, लेकिन ये एक पॉज था, एंड नहीं था। एंड फिर आता है 28 फेब 2026, जहां यूएस एंड इजराइल मिलके ऑपरेशन एपिक फरी शुरू किया। Operation Epic Fury, I love that name. And it's very appropriate for what's taken place, if you know, in Iran, because we knocked out their Navy, we knocked out their Air Force, we knocked out their anti-aircraft, we knocked out everything. And we did it with fury, actually. एंड इस ऑपरेशन में ईरानियन मिसाइल बेस, एयर डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सैकड़ों एयर स्ट्राइक किए गए। एंड रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर की भी मौत हो गई। Israeli officials say Iran's supreme leader Ali Khamenei was killed in the attack launched on Saturday morning. President Trump backs up the report, saying he believes Ali Khamenei is dead, along with many other Iranian leaders. एंड इसके तुरंत बाद ही ईरान ने रिटेलिएशन करना शुरू किया, जहां यूएस बेसेस, ईरान के कई देश एंड गल्फ ऑयल फैसिलिटी पे मिसाइल अटैक किया गया। एंड ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है, सिर्फ अब वॉर नहीं रह गया, बल्कि एक रीजनल क्राइसिस बन चुका है। एंड अब सवाल ये उठता है कि आखिर हर देश चाहता क्या है। इजराइल चाहता है ईरान के न्यूक्लियर वेपन को रोकना, प्रॉक्सी ग्रुप को पूरी तरह हटाना और अपनी सिक्योरिटी को श्योरिटी में लाना। एंड वहीं यूएस चाहता है ईरान के न्यूक्लियर वेपन को खत्म करना, मिडिल ईस्ट के रूट को सुरक्षित करना एंड अपने अलाइज को प्रोटेक्ट करना। एंड वहीं ईरान चाहता है अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, सैंक्शन को हटाना एंड यूएस एंड इजराइल का जवाब देना। बट अब सवाल ये उठता है कि इसका नुकसान किसको होगा। अगर इस युद्ध में, इस वॉर में कोई भी जीते, इसका नुकसान जो है पूरी दुनिया को होगा। एंड पहला सबसे बड़ा असर पड़ेगा ऑयल सप्लाई पे। आपको पता होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की लगभग 20% ऑयल गुजरती है। अगर ये रूट में कोई दिक्कत आई तो फ्यूल की प्राइस जो है एकदम बढ़ जाएगी और ये जो इफेक्ट है पूरी दुनिया को होगा। और इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया अपनी जरूरत की 85 to 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, जहां 50 से 60% जो है मिडिल ईस्ट से आती है। और अगर इस रूट में दिक्कत आती है तो फ्यूल एंड डीजल की प्राइस ज्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन इफेक्ट होगी एंड इकोनॉमिक भी इफेक्ट होगी। एंड वहीं भारत का 80% एलपीजी सप्लाई जो है इसी रूट से आती है, जिसका इम्पैक्ट जो है ऑलरेडी आप देख रहे होंगे। लेट डिलीवरी एंड पैसा जो है ऑलरेडी 60 रुपीज एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। और अगर ये वॉर ज्यादा चला तो गैस शॉर्टेज भी हो सकती है। एंड फिर इस वॉर का असर होता है एग्रीकल्चर एंड जॉब्स पे भी। अगर फर्टिलाइजर की सप्लाई रोका जाए तो फार्मिंग कॉस्टली हो सकती है। और इसके अलावा जो गल्फ कंट्री में 90 लाख से भी ज्यादा इंडियंस जो रहे, जो जॉब कर रहे हैं, उनकी लाइफ एंड जॉब पे भी खतरा हो सकता है। और इसके साथ साथ ही ग्लोबली भी इम्पैक्ट कर सकती है, जैसे पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी जो है ऑलरेडी हिली हुई है। एंड ऑयल डिपेंडेंसी के कारण इसकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। एंड वहीं चाइना, जो पूरी तरह डिपेंड करती है मिडिल ईस्ट पे, एंड इस कारण ग्लोबली सप्लाई चेन भी अफेक्ट हो सकती है। तो ये सारी चीजें सुनकर आपको क्या लगता है, क्या कंक्लूजन होगा? ईरान वर्सेस इजराइल एंड यूएस का जो वॉर है सिर्फ युद्ध नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी राइवलरी, आइडियोलॉजी एंड पावर स्ट्रगल का रिजल्ट है। और अब सवाल ये उठता है, क्या डिप्लोमेसी इस वॉर को खत्म कर पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट जो है एक बड़े वॉर की तरफ जा रही है? अगर शायद ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में ये वॉर कब तक खत्म होगा? ये मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको कुछ बोलना है या आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई शिकायत भी हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में खुल के बोल सकते हैं। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए, इसको ज्यादा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना,
ताकि लोग को इसके लिए अवेयरनेस मिले। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।